नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबको पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जो आचार्य शुक्ल द्वारा रचित है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रकरण 5, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, संवत 1975 से, ऐसा उसमें दिया हुआ है। आगे हम लोग देखें सामान्य परिचय। इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुँचते हैं, जो अभी चल रहा है। इसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर नए रास्ते, जिनमें से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियाँ भी लगी। हमारे गद्य साहित्य का यह काल अभी हमारे सामने है। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का अपने संबंध में अपना निर्णय होगा। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, इसमें हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके। इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ लक्षित हो जाएं। सबसे पहले ध्यान लेखकों और ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। इन 20-21 वर्षों के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा पूरा भर गया, जिससे उनके कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, पर साथ ही बहुत सी फालतू चीज़ें भी इधर उधर बिखरीं, जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखने वाले प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखने वाले अपने अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला। वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वाले और यूरोप की हर एक नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा, बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी फैल चली। इस दूसरे ढांचे के लोग यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों और प्रवादों को लेकर और उनकी उक्तियों के टेढ़े सीधे अनुवाद को उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्य निर्माताओं से 10 हाथ आगे बता चले। इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड़ भाड़ के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य स्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्मस्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते। हंसी तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े होते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर रहा, अंग्रेजी भी नहीं जानती। उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक और प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रसार कर रहे हैं। दूसरी ओर कोई उनकी भरपेट निंदा करके टॉलस्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं, दया वाला सिद्धांत लेकर दौड़ता है। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप का साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाता है और कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनकर दया दिखाना हो तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लानि का एक और स्वर्गीय। अब देखिए यहाँ पे प्रसाद जी का जिक्र कर रहे हैं, शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा साफ झलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर के तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने वाली कैसे सूक्ष्म कल्पना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का सा भाव दिखाते हुए बर्नार्ड शॉ आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग समस्या नाटकों का है। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा
किया हुआ है, पर इसका क्या मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चलें? क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई? हमारा यह तात्पर्य नहीं कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए। पर उनमें से कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी है। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े पोथे लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण की भद्दी भूलें तो होती रहती ही हैं। कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात और किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है, अपनी भाषा की प्रवृत्ति हाँ आते हैं। कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले हैं। वे अंग्रेजी के शब्द वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं। यह नहीं देखने जाते कि हिंदी हुई या और कुछ। नीचे के अवतरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने स्थान पा लिया होगा। कुंडली चक्र उपन्यास। दूसरा देखते हैं। वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों के तले उगने देते हों। वही क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की नामावली उपस्थित करें। आज 28 अक्टूबर 1939। उपन्यास कहानी। अब आते हैं उपन्यास और कहानियों पर। ये देखिए उपन्यास और कहानी। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है। उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभर नाथ, कौशिक बाबू, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बाबू वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। ताल्लुकारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्रायः पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है चटकीले चित्र उनमें प्रायः पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर न चलना चाहिए। वस्तु स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वाले किसानों और जमींदारों दोनों की ओर नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र कोई पन्नी यहाँ पे काहे को पन्नी चाहिए? नहीं है पन्नी। जो बता छोड़ कर दे बीच तुम भी तो जाओ बाहर। हम यहीं पे बैठेंगे ना। काहे को बैठोगी? हम नहीं करेंगे करता है। व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार श्रेणियों को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था, जिनसे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि से संबंध रखने वाले सब वर्गों की क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर गिरती गई। जमींदारों के अंतर्गत हमें 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, 2% बड़े बड़े ताल्लुकेदारों को नहीं। किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार की भूमिकर संबंधी नीति से पिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें भूखों मारने वाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई
भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानों के जमींदारों के हाथ में नहीं। किसानों के 20 सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 सेर के भाव से बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं। गांव के जमींदार और किसान हाँ वो आ गए। मम्मी अब तुम ना पढ़ाते ही आज पढ़ा दो। हाँ काटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए। सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। दोस्तों